बच्चों मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म और प्रिज्म से अपवर्तन। राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिज्म है क्या। किसी कोण पर झुके 2 अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आपके कोई भी 2 अपवर्तक पृष्ठ ऐसे किसी कोण पर झुके हुए हैं और उनके बीच में यदि पारदर्शी समांगी माध्यम भरा हुआ है तो उसको हम कहेंगे प्रिज्म। देखो किस तरीके का रहा होगा आपका प्रिज्म। ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, कि यहां पर एक पृष्ठ ये रहा, एक पीछे की ओर रहा। मान लो ये आपका ए बी सी बी ई एफ, ये आपका मैंने 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश की है। प्रिज्म कुछ इस तरीके का रहता है जिसमें एक पृष्ठ ये रहा, एक पीछे की ओर है ये, ठीक है। ये 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं जो किसी कोण पर झुके हुए हैं और इनके बीच में कोई भी पारदर्शी समांगी माध्यम भरा हुआ है। 1 डायमेंशनल अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ए बी सी, ए बी और ए सी 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये किसी कोण पर झुके हुए हैं और इनके बीच में यदि पारदर्शी समांगी माध्यम भरा हुआ है तो ऐसा स्ट्रक्चर भी जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। इसका एक और व्यू देखते हैं हम समझने के लिए कि प्रिज्म कैसा होता है। ये इसका एक तरफ से व्यू दिखेगा, ये इसका पीछे की ओर वाला हिस्सा है, ठीक है बेटा। मान लो ये आपका ए बी सी है तो ये आपका हो जाएगा डी ई एफ, ये हो जाएगा आपका डी ई एफ। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होंगे ये आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाता है। अब बात आती है प्रिज्म से अपवर्तन की। तो देखो बच्चों, प्रिज्म से अपवर्तन का हम फॉर्मूला व्युत्पन्न करेंगे यहाँ पर। इससे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इन 2 अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला ये जो कोण होगा ना, इस कोण को हम कहेंगे प्रिज्म कोण। ये जो कोण होगा ना इसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए हमारे पास एक प्रिज्म है एबीसी, ये बेटा हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है इस तरीके से। मान लो ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई यहां, तो ये यहां अब आपकी विरल से सघन माध्यम में जा रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा अपवर्तन और आपतन बिंदु पर हम खींचेंगे सबसे पहले अभिलंब। तो इस पर जो अभिलंब डालेंगे वो किस प्रकार से आएगा, ये यहां पर अभिलंब आएगा आपके, विरल से सघन में गई, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। फिर बाहर निकलेगी, इसका एक बार फिर से अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम परिवर्तित हो रहा है। यहां पर आपका क्या हो रहा है, माध्यम परिवर्तित हो रहा है। यह आपकी कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो देखो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, एक अवलंब डालेंगे और जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जानी तो ये कहां चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर ये अभिलंब से दूर हटके कहां, इस तरफ मुड़ जाएगी। और ये अभिलंब दोनों जहां मिल रहे हैं इस बिंदु को हम नाम दे देंगे U। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया U, नाम दे दिया बेटा, ठीक है। अब आपका जो आपतित किरण थी और जो आपकी निर्गत किरण है, अपवर्तित किरण, ये विचलित हो गई है अपने मार्ग से। देखो आपतित किरण कहां थी,
ऐसे, ठीक है। और निर्गत किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? निर्गत किरण आपको कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? यहां से। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण, ये कोण कहलाएगा आपका विचलन का कोण। डेल से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल से। और ये जो बिंदु है इसको नाम दे देंगे हम बिंदु O। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने बिंदु O नाम दे दिया है बच्चों, ठीक है। ABC एक प्रिज्म है जिस पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, इससे अपवर्तित होती है। 2 बार अपवर्तन होगा, एक बार प्रवेश करते समय, एक बार बाहर निकलते समय। और जो निर्गत किरण होगी, निर्गत किरण को हमने नाम दे दिया है बच्चों RS किरण। कौन सी किरण नाम दे दिया है हमने? RS किरण हमने इसको नाम दे दिया है, ठीक है जी। अब आपको बात बताएं हम कि ये जो कोण होगा, ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये आपतन का प्रथम कोण I1 नाम दे देंगे हम इसको। ये I1 हो गया, ठीक है। अपवर्तन का कोण कौन सा होगा? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो ये हो गया आपका R1। ये कौन सा हो गया? R1 हो गया। मान लो ये प्रकाश की किरण यहां से आती, आपकी प्रकाश की किरण कहां से आती? यूं, तो इधर अपवर्तित होती और ऐसे ही बाहर निकलती। तो उधर से अगर आपतन के कोण की बात करते हैं हम, तो ये वाला जो कोण होगा, ये, इसको हम नाम दे देंगे I2। क्या नाम दे देंगे? I2। और ये बिंदु क्या है आपका? R है। ये बिंदु R है ऑलरेडी। और ये जो कोण होगा, ये वाला, ये अपवर्तन का द्वितीय कोण क्या हो जाएगा? R2। क्या हो जाएगा? R2। तो ये तो चित्र हो गया प्रिज्म से अपवर्तन को समझने के लिए। अब हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे प्रिज्म से अपवर्तन का। देखो बच्चों, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम यहां पर एक चतुर्भुज की बात करेंगे, AQUR चतुर्भुज AQUR। इस चतुर्भुज में 2 कोण 90-90 डिग्री के जो अभिलंब बना रहे हैं। कौन से? ये Q और R पे जो अभिलंब डाले हुए हैं। तो दोनों 90-90 के हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 90 और 90 180। बच गए कोण कौन से? A और U। इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। भाई 360 में से 180 गए तो कितना बच गया? 180 बच गया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब चतुर्भुज AQUR से। चतुर्भुज AQUR से एंगल A प्लस एंगल U इक्वल्स टू, एंगल A प्लस एंगल U इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। QUR इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, R1, R2 और U। ये वाला एंगल U, इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल QUR से एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल U इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। दैट इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशंस के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो इनके LHS भी, लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो 1 और 2 की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे हम। समीकरण 1 व 2 की तुलना से। जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना
तुलना करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल U इज इक्वल टू A प्लस U। ठीक है, कितना हो जाएगा, A प्लस U। तो U दोनों साइड है, U से U क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। U से U क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया आपके पास, हमारे पास बच गया हमारे पास बचा कि R1 और R2 का जो सम है वो किसके बराबर है, वो है आपका एंगल A के बराबर। और एंगल A, ये वाला एंगल क्या है आपका, प्रिज्म कोण बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं हम इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये यहां तक की घटना हमने की। अब आगे बात करें हम तो आपके लिए जो विचलन कोण है, विचलन कोण कौन सा कोण होगा, विचलन कोण आपका आपतित किरण और निर्गत किरण जो होगी, अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये आपकी आपतित किरण है और ये अपवर्तित निर्गत किरण है, तो इस कोण को विचलन कोण मान लेते हैं, इस वाले कोण को विचलन कोण मानेंगे, अंदर वाले को नहीं। ऐसा नहीं होगा। मान लो प्रकाश की किरण यूं जा रही है और यूं मुड़ गई है, तो भैया कोण तो ये बनेगा ना, इनके बीच वाला, ऊपर वाला, यहां वाला। तो ऐसे ये वाला कोण बाहर वाला विचलन कोण होगा, ना कि अंदर वाला, ध्यान रखना है आपको। तो त्रिभुज OQR में ये बहिष्कोण है, जो डेल है, ये विचलन कोण जो है ये कैसा है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण मतलब त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर संगत भुजा के साथ जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण होगा, और उसका मान इसके अपोजिट अंदर इस वाले कोण और इस वाले कोण के मान के बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब त्रिभुज OQR से। त्रिभुज OQR से विचलन कोण, विचलन कोण डेल, कितना मान रहेगा डेल का, डेल का मान अपोजिट कोण, देखो ये OQR और ORQ इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए विचलन कोण डेल इज इक्वल टू एंगल OQR, ये पॉइंट Q है, एंगल OQR प्लस एंगल ORQ, ORQ इनके बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए आप आगे एक और मजेदार बात कि भैया यहां पे ये क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ये I1 कोण और ये पीछे का पूरा कोण कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख हो गए, जस्ट पीछे वाले कोण हैं अपोजिट एंगल्स, ये और ये। अब यहां पे OQR और R1 का योग जो होगा वो किसके बराबर है, अकेले I1 के बराबर है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, इन दोनों के सम के बराबर। और OQR कितना हो जाएगा आपका, I1 में से R1 को घटा देंगे, उतना हो जाएगा। तो आप कह दोगे सिंस एंगल OQR इज इक्वल टू OQR I1 माइनस के R1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 माइनस के R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसी प्रकार ORQ जो है आपका, कौन सा, ORQ। ठीक है बेटा, ORQ ये वाला, ये पता है किसके बराबर होगा, ये I2 जो है ये पूरा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये I2 माइनस R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2 माइनस के R2, ये हो जाएगा I2 माइनस के R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, इन वैल्यूज को अब इसमें रख दीजिए आप, इन वैल्यूज को कहां रख देंगे हम, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 4 थी,
समीकरण 4 में मान रखने पर। समीकरण 4 में जब मान रखेंगे हम, तो देखो आपके पास डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 और I2 दोनों प्लस के हैं, एक तरफ लिख देंगे। R1 और R2 दोनों माइनस के, उनको एक तरफ लिख देंगे। तो डेल इज इक्वल टू हमारे पास पता है क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस के R1 प्लस R2। समीकरण 3 को देखिए, R1 प्लस R2 पता है क्या है, A के बराबर है। तो समीकरण 3 से यहां पे मान रख देंगे। मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 से मान रखने पर। समीकरण 3 से मान रखने पर आपके पास आया डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस के A, दैट इज इक्वेशन 5। यह आपके पास आ गया समीकरण 5। समीकरण 5 से एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता चल रही है, और वो ये है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। अब प्रिज्म तो शीशे का बना हुआ होगा, तो फिक्स होगा प्रिज्म कोण, तो उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आपतन कोण का मान आप बार बार परिवर्तित करोगे तो आपका विचलन कोण का मान भी परिवर्तित होगा। और ये आपको एक ड्राइंग शीट पे, आपको कार्डबोर्ड पे ड्राइंग शीट लगा के और पिन की सहायता से आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। आप शुरू में आपतन कोण का मान 30 डिग्री लेंगे, उसके बाद 35 डिग्री लेंगे और फिर 40 डिग्री लेंगे, ऐसे 5-5 डिग्री के कोण बढ़ाते जाएंगे। और उसके संगत इस समीकरण में मान रखने पर प्रिज्म कोण के, और जो भी निर्गत कोण आएगा I2 उसके, तो आपको विचलन कोण के अलग अलग मान प्राप्त होंगे आपतन कोण के अलग अलग मानों के लिए। और हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच। हम एक ग्राफ बनाएंगे विचलन कोण और आपतन कोण के बीच। तो यहां हमने ले लिया विचलन कोण डेल, यहां हम क्या ले रहे हैं, विचलन कोण डेल, और यहां आपतन कोण आई। ठीक है, तो आपतन कोण के जब शुरू के मान रहेंगे कम 30 डिग्री, तो विचलन कोण बहुत ज्यादा आएगा। फिर हम बढ़ाएंगे तो विचलन कोण घटेगा, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा हमको। ठीक है, और ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपतन कोण के सिर्फ किसी एक मान के लिए यहां पे विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। यहां इसको हम कहेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति। डेल मिनिमम किसके लिए होगा? यह आपतन कोण के सिर्फ किसी एक मान के लिए होगा। ठीक है बेटा, और इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में एक और बहुत मजेदार घटना घटित होगी। वह यह होगी कि जब हम हजारों बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे ना प्रिज्म का, तो हम पाएंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में सदैव आपतन कोण जो रहेगा आपका I1 बराबर रहेगा किसके? I2 के। I1 हमेशा किसके बराबर रहेगा? I2 के बराबर रहेगा। और जब I1 और I2 बराबर हो जाएंगे तो आपके R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो I1 और I2 बराबर रहेंगे तो R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब दोनों ही बराबर हैं I1 और I2, कब न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी? तब। ठीक है, तो हम कह देंगे I1 बराबर I2, तो इसको एक उभयनिष्ठ मान मान लेंगे हम I। ठीक है, इसी प्रकार R1 बराबर होगा R2 के, R1 बराबर होगा R2 के, उसको मान लेंगे उभयनिष्ठ मान R। ठीक है, कब होगा? ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। तो अब देखिए आपके पास क्या होगा,
कि समीकरण आप जब 3 की बात करते हैं, समीकरण किसकी बात करेंगे? 3 की। तो आपके पास R1 और R2 दोनों बराबर हैं, R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आपके पास हो जाएगा R प्लस R कितना? 2R बराबर A, और R इक्वल्स टू A/2। R का मान कितना हो गया आपके पास? A/2 हो गया। ये कब न्यूनतम विचलन होगा? तब। इसको कह दो समीकरण 6। ठीक है सर। और इसी प्रकार यहां पे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 में I और I1 और I2 दोनों बराबर हैं, तो I हो जाएगा। तो I प्लस I कितना हो जाएगा? 2I। तो देखिए डेल कब? न्यूनतम विचलन। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं डेल मिनिमम बराबर 2I माइनस के A, 2I माइनस के A। और आपके पास A को इधर ले आओ पक्षांतरण करके, तो 2I बराबर डेल मिनिमम प्लस A, डेल मिनिमम प्लस A। और आपके पास I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? I आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस A/2। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 7। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 7। ठीक है बेटा। तो अब आपके पास R का मान आ चुका है, ये रहा समीकरण 6, और I का मान आ चुका है। प्रिज्म से हो क्या रहा था? अपवर्तन हो रहा था। भाई प्रिज्म से हो क्या रहा है? अपवर्तन हो रहा है। और जहां अपवर्तन होगा वहां अपवर्तन का नियम जरूर लगेगा। और स्नेल का नियम क्या है? अपवर्तन का नियम है। तो लगाओ अपवर्तन का नियम। देखो अब हम कहेंगे स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। मैंने ये लिखा है स्नेल के नियम से। ठीक है। स्नेल के नियम से आपके पास होता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू, अपवर्तनांक के बराबर होता है। एकवर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, वह अपवर्तनांक के बराबर रहता है। यह स्नेल का नियम है। अब यहाँ पे समीकरण 6 और 7 में आपके पास I और R के मान है, उनको यहाँ पे ठोक दो, रख दो। तो मान रखने पर कहां से? समीकरण समीकरण 6 और 7 से जब आप यहां पर मान रखोगे बच्चों, तो पता है आपको क्या आएगा? देखिए साइन I का मान डेल मिनिमम प्लस A/2, डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन R का मान कितना है? A/2 इक्वल्स टू म्यू, अपवर्तनांक के बराबर है। अब हम यूं कह रहे हैं कि यदि प्रिज्म पतला है, प्रिज्म कैसा है? पतला है, मतलब A का मान कम है और विचलन अल्प है, विचलन कोण भी थोड़ा सा है, तो अल्प कोणों के लिए कोई भी थीटा जो होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी? थीटा। हम कहेंगे यदि विचलन अल्प है। दोनों ही चीजें लिख दी मैंने। यदि विचलन अल्प है और प्रिज्म कैसा है? पतला सा प्रिज्म है, तो देखिए साइन थीटा विल बिकम थीटा। तो आपके पास बचेगा डेल मिनिमम प्लस A/2 इक्वल्स टू म्यू। तो बेटा 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो कट जाएंगे आपस में। आपके पास बच जाएगा डेल मिनिमम प्लस A, डेल मिनिमम प्लस A अपॉन A इक्वल्स टू म्यू। ठीक है।
और इसके बाद ये ए उधर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू म्यू ए। क्या हो जाएगा? म्यू ए। ठीक है, और ए को उधर ले जाएं हम तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, म्यू ए माइनस का ए कॉमन आ रहा है वहां पे, ए क्या आ रहा है? कॉमन। तो डेल मिनिमम ये आपका प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है। डेल मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद ए। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। तो आप न्यूनतम विचलन के लिए या प्रिज्म का विचलन कोण निकाल सकते हैं। यदि आपको सिर्फ प्रिज्म कोण और उसका अपवर्तनांक पता है तो भी आप उसके लिए विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। यही प्रिज्म से अपवर्तन होता है और जो बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछा जाता है 4 मार्क्स का। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा और ऐसे ही अच्छे डेरिवेशंस और टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।